हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज हम आपको बताएंगे कि मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या करेक्शन किया था, मैक्सवेल का इम्पोर्टेंस क्या है, उन्होंने क्या काम किया था, जेसी मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो जो टॉपिक का नाम है वो उसका नाम ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इस टॉपिक का नाम है और इसको जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1964 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था, नहीं सॉरी 1864 में उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट जुड़ा हुआ है एम्पियर लॉ से। तो सबसे पहले हम एम्पियर लॉ देख लेते हैं, एम्पियर लॉ होता क्या है, और उसके बाद फिर हम डिस्प्लेसमेंट करंट पाएंगे। तो अगर आपको, जैसा कि हमने पहले बताया था, जो एम्पियर लॉ है, एम्पियर लॉ नाम सुना होगा सभी ने। एम्पियर लॉ एक्चुअली में करंट आई और इससे बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ई, इन दोनों के बीच में भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है उसको एम्पियर लॉ बताता है। कैसे? अगर कहीं पर करंट फ्लो कर रही है किसी तार में, इमेजिन कीजिए एक तार है, कंडक्टिंग करंट है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट आई, तो इसके चारों तरफ, इस तार के चारों तरफ अपने आप मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है जो इसके परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल सर्किल की तरह, और इसकी डायरेक्शन इस तरह दी जाती है। ऐसे पकड़ेंगे आप तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर जाएगा और ये अंदर जाएगा। तो ये आपका बी। अब इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसके बीच में रिलेशन बताया एम्पियर ने। इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के दो ही रास्ते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के दो रास्ते हैं। पहला, ड्यू टू मैग्नेट, अगर आप कहीं लाके मैग्नेट रख दें, चुंबक रख दें, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है इस तरीके से। अगर ये मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दो पोल होते हैं, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है और ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज होती है, यानी कि ये अगर नॉर्थ पोल से निकला तो ये साउथ पोल में ही जाएगा और वापस इसके अंदर साउथ से नॉर्थ में, और ये हमेशा एक क्लोज कर्व बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। दूसरा तरीका मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने का, कंडक्टिंग करंट। अगर मान लीजिए आपके पास मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने का तरीका, किसी वायर में आप करंट फ्लो करवा दीजिए। अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है तो इसके चारों, इस वायर के चारों तरफ, ये वायर अगर है, मान लीजिए ये वायर है आपका, कंडक्टिंग वायर है, और इस वायर को कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से और इसके अंदर करंट फ्लो करेगी, तो अगर किसी तार में करंट फ्लो कर रही है तो उसके चारों तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सर्कुलर फॉर्म में। तो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने के दो रास्ते हैं, या तो मैग्नेट लिया जाए या करंट लिया जाए। तो एम्पियर लॉ इस सेकंड को, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसके में बीच में रिलेशन बताता है। तो अगर मान लीजिए ये यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है, करंट आई, तो इसके चारों तरफ, इस वायर के चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक, डायरेक्शन किस तरह देंगे? जो वायर है, मान लीजिए वायर अगर है आपका, है ये वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इसको आप दाहिने हाथ से इस तरह पकड़ लीजिए, अंगूठा आपका करंट की तरफ रहेगा, ऐसे पकड़ लीजिए। तो ये जो उंगली आ रही है ये बाहर की तरफ आएगी और इस साइड से ऐसे जाएगी ये, यानी कि इसका इस डायरेक्शन का ये सर्किल बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड का सर्किल बनेगा। तो उसकी डायरेक्शन को हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताएंगे। तो इन्होंने जो एम्पियर ने बताया वो बी में और आई में एक रिलेशन दिया कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है तो एक हमने एरिया लिया जहां पे करंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, और छोटा सा पार्ट ले लिया हमने ये डीएल,
ये लाइन डिस्टेंस हो गया लाइन dl, तो b डॉट dl, और अगर इसको हम पूरा पूरा इंटीग्रेट करते हैं इस पूरे सर्कुलर में, तो ये इक्वल होगा म्यू जीरो टाइम्स आई के। यानी कि इस तार में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और आई में ये रिलेशन दिया एम्पियर लॉ ने। इसको सर्कुलेशन ऑफ करंट भी कहते हैं। तो इसी एम्पियर लॉ की बदौलत डिस्प्लेसमेंट करंट बताया जेसी मैक्सवेल ने। तो इसको आके हम लोग देखते हैं क्या है वो। एक्चुअली में जेसी मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि किसी कैपेसिटर को कैसे चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं बैटरी से। तो उसी के दौरान उन्होंने एक डिस्प्लेसमेंट करंट नाम चीज को कॉन्सेप्ट दिया, एक नया कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने किया क्या, एक कैपेसिटर लिया, ये कैपेसिटर है जिसका एरिया ए है, प्लेट एरिया ए है, और इसको उन्होंने जोड़ दिया एक बैटरी से जो कि टाइम वेरिंग करंट, जिसमें करंट की वैल्यू समय के हिसाब से चेंज हो रही है, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, मतलब वेरिएबल लगा हुआ है जो वैल्यू को चेंज कर रहा है, टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा है। और ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर। तो जाहिर सी बात है ये इसके अंदर कुछ नहीं है, ये मतलब एयर है या वैक्यूम है, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, किसी तरह का कोई वायर नहीं होता, दोनों प्लेट के बीच में ये बिल्कुल ब्लैंक होता है। तो करंट ये तार से जुड़ा हुआ है, ये तार यहाँ आया, ये तार आ रहा है, और यहाँ पे बैट इससे जुड़ गया प्लेट से, और दूसरा ये नेगेटिव पोर्शन हो जाएगा, यहाँ से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये प्लेट आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये प्लेट आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही थी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें करंट, ये तार है तो तार में करंट आई फ्लो कर रही है, यहां तक करंट आई फ्लो किया करंट। इसके बाद कोई कनेक्शन नहीं है, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, यहाँ पे करंट आई आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये करंट कहां से आया, या इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं है तो ये सर्किट कैसे पूरा हुआ कैपेसिटर में। आप गौर से देखिए, इस प्लेट, इन दोनों प्लेट के बीच में कोई तार नहीं है, कोई तार नहीं है, तो इस सर्किट को ये ओपन सर्किट होना चाहिए, मगर इसके बावजूद ये कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है बिना किसी कनेक्शन के। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बीच में आखिर ऐसा क्या है, क्या ऐसा है जो करंट को ले जा रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन नाम की कोई चीज नहीं, ये कंडक्टिंग करंट है, ये करंट सिर्फ वायर में ही चलेगा, अंदर कोई वायर नहीं है। तो इस ये कैपेसिटर कैसे चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे एम्पियर लॉ देखते हैं, एम्पियर लॉ इसमें कैसे क्या काम करेगा। एम्पियर के हिसाब से अब देखिए, इस तार में करंट फ्लो कर रहा है आई, तो जहां पे करंट होता है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है बी। यहां पे भी करंट है इस वायर में, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसके और इसके बीच में कोई करंट नहीं है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे एम्पियर लॉ काम नहीं करेगा, क्योंकि अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। कैसे, तो हमें यह पता करना है कि एक बाहर पॉइंट, मान लिया हम ये पॉइंट होगा क्यू पी, और एक अंदर पॉइंट हो गया क्यू। हमको पता करना है कि इस क्यू पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा। एम्पियर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एम्पियर देयर इज करंट, देन देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यानी कि B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। P पॉइंट पे, इस पॉइंट P पॉइंट पे करंट फ्लो कर रहा है यहां पे, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा एट पॉइंट P, यानी कि आउटसाइड। और अंदर
कैपेसिटर के प्लेट के अंदर कोई भी करंट नहीं है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि देयर इज नो करंट। इनसाइड इनसाइड एट क्यू, नो करंट। करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा एम्पियर के हिसाब से। लेकिन मैक्सवेल ने जब इसको चेक किया अपने एक्सपेरिमेंट में, तो उनको यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड मिला। इंपॉर्टेंट बात, मैक्सवेल आल्सो फाउंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर इवन देयर इज नो कंडक्टिंग करंट। इसका मतलब यह हुआ कि एम्पियर लॉ के हिसाब से कैपेसिटर के अंदर किसी तरह का करंट नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। मगर मैक्सवेल को वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड मिला जहां पर करंट नहीं है। इस पॉइंट पर उनको मैग्नेटिक फील्ड मिला, जबकि यहां पे किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहां पे एम्पियर लॉ फेल कर गया, क्योंकि एम्पियर के हिसाब से अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। मगर यहां पे कोई करंट नहीं है, इसके बावजूद मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। ये एक डिसअपॉइंटिंग पॉइंट था, जो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर इन दोनों प्लेट के बीच में ऐसा क्या, कौन सा कनेक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे न तो कोई मैग्नेट है और न ही कोई वायर है। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी उस वक्त। तो जेसी मैक्सवेल ने इसका एक आंसर दिया, उसका नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। नया, बिल्कुल नया थ्योरी दिया, बिल्कुल नई सोच दी कि इसके अंदर अगर कुछ नहीं है तो एक चीज है जिसका नाम उन्होंने दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे। और एक्चुअली में यही डिस्प्लेसमेंट करंट जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं वायरलेस के, हम लोग के, जैसे रेडियो हुआ, टेलीविजन हुआ, मोबाइल हुआ, इस सब के पीछे डिस्प्लेसमेंट करंट ही काम करता है। हम देखते हैं आगे चल के कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, और मैक्सवेल ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया कि देयर इज नो करंट इवन देयर इज फील्ड। तो ये बैकग्राउंड था इसका। अब हम ये देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। तो इमेजिन कीजिए कि ये आपका एक कैपेसिटर है, इसका एरिया ए है, प्लेट एरिया ए है, और ये कनेक्ट है एक वेरिएबल चार्जिंग सोर्स से, प्लस माइनस। तो जैसा कि आप कैपेसिटर के बारे में जानते हैं कि जैसे इसको कनेक्ट करते हैं, ये प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लेट निगेटिव से जुड़ा है तो ये निगेटिव हो जाएगा। हो गया। अब इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं है। तो होता यह है कि जब ये प्लेट पॉजिटिव हो गया और ये प्लेट निगेटिव हो गया, तो इसके अंदर जो मटेरियल होता है, एयर हो या वैक्यूम हो, तो इसके अंदर इसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज आ जाते हैं। इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब ये हुआ कि ये चार्ज फ्री नहीं है, अपने एटम में ही रहेगा, मगर कुछ थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो डिस्प्लेस्ड हो गया, नेगेटिव हो जाएगा ये चीज, और इसके बजाय उधर हो जाएगा पॉजिटिव। ये मूव नहीं कर सकते, माइंड इट। ये चार्ज जो वायर में चार्ज होता है वो मूव करते हैं, फ्री रहते हैं, लेकिन इसके अंदर के चार्ज कभी मूव नहीं करते। ये बाउंडेड चार्ज होते हैं, बाउंड चार्ज होते हैं। तो जब इसके अंदर ये चार्ज आपका आ गया इंड्यूस, इसे हम लोग इंड्यूस चार्ज कहते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, इंड्यूस्ड आर बाउंड चार्ज। और जबकि ये वाला चार्ज आपका जो करंट में है ये फ्री चार्ज है, ये मूव करता है, मगर ये मूव नहीं करेगा। तो ये मूव नहीं करेगा, तो आखिर क्या चीज है जो इस यहां मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि इंड्यूस चार्ज की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज है, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये इन वैक्यूम ही बनता है। तो ये चार्ज की वजह से बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बन गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इससे क्या रिलेशन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्ज से बन रहा है। तो अब कैपेसिटर के फॉर्मूले पे आ जाए, द फील्ड इनसाइड कैपेसिटर E इज इक्वल टू
Q upon epsilon naught A। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर बनकर Q बाई एप्सिलॉन 0 A से होता है ये। Where Qi is induced or बाउंड चार्ज, नॉट फ्री, मतलब ये फ्री नहीं है, चलने के लिए फ्री नहीं है, ये फ्री चार्जेस नहीं है, ये बाउंड चार्ज है जो इसके अंदर आभासी चार्जेज बन गया। अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें टाइम के साथ, क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट ए कांस्टेंट हो जाएगा डी क्यू आई बाई डी टी। यहां पर डी क्यू आई बाई डी टी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है। वेयर इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको, वेयर डी क्यू आई बाई डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, और ये इक्विवेलेंट होता है किसी भी करंट के, इक्विवेलेंट टू करंट। Q बाई टी चार्ज अपॉन टाइम, ये करंट की तरह होता है, इसी को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट ID। यानी कि एक ऐसा करंट जो बाउंड की वजह से पैदा हो रहा है, ID इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नया कॉन्सेप्ट था, पहली बार जैसी मैक्सवेल ने दिया कि इलेक्ट्रिक की फील्ड की वजह से एप्सिलॉन 0 ए डेल ई बाई डेल टी आई टी। ये एक नया कॉन्सेप्ट दिया मैक्सवेल ने कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो करंट बन जाएगा। यानी कि कैपेसिटर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ इसके चेंज टाइम वेरिंग, अगर टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो ये एक करंट बना देगा, आईडी बना देगा, करंट बना देगा, और ये करंट दोबारा, ये करंट जो बनाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। यानी कि इंड्यूस चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से करंट बना। ये कॉन्सेप्ट दिया था मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का। इस करंट के पीछे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, कोई फ्री चार्ज नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से बन रहा है। यानी कि द डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर्म्स ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम। यानी कि ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डेल ई बाई डेल टी। एक नया फार्मूला दिया मैक्सवेल ने जिसके लिए किसी भी वायर की किसी भी चीज की जरूरत नहीं, इसे हमने कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। नया कॉन्सेप्ट दिया, इट वाज ए वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। एक नया कॉन्सेप्ट था कि किसी भी करंट के लिए किसी कंडक्टर की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएंस से भी करंट बनेगा। न्यू कॉन्सेप्ट। तो ये क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसा करंट है जिसके लिए किसी कंडक्टिंग चार्ज की जरूरत नहीं है। उसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो वो अपने आप में एक करंट बना देगा, और ये करंट जो डिस्प्लेसमेंट करंट बना, द करंट मेड बाय वेरिएशन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी द करंट मेड बाय वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हम लोग ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डेल ई बाई डेल टी से लिखते हैं। अब अगर हम इसमें ए से डिवाइड कर दें, यानी ID डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ये क्वांटिटी करंट अपान एरिया, इसको हम लोग करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग JD लिखते हैं। यानी कि ये आपका हो गया करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी JD। अब करंट बन गया हमारा, और करंट बना इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब जहां भी करंट होगा, ये कैपेसिटर आपका है, यहां पे हमने लगा दिया आपका सोर्स, और यहां लगा दिया हमने आपको बैटरी। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, और अगला वाला ये निगेटिव हो गया। तो इस वायर में जो सेल से लेकर के इस प्लेट तक के बीच में है वायर, इसके बीच में जो करंट फ्लो करेगा वो कुछ होगा I। लेकिन इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो करंट होगा ID। और ये करंट किसी भी कनेक्शन की वजह से नहीं है, ये करंट है ड्यू टू एप्सिलॉन नॉट ए डेल ई बाई डेल टी। यानी कि अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मेजर करें इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से आएगा, बी की वजह से, और इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड मेजर करें तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से आएगा, ना कि करंट की वजह से। तो यहाँ पे दो तरह की करंट है। करंट नंबर 1, पहला करंट जिसे हम लोग कंडक्टिंग करंट कहते हैं, कंडक्टिंग करंट, ये I हो गया, और दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट, ये हो गया ID। दोनों में फर्क क्या है? ये कंडक्टिंग करंट नॉर्मल करंट है जो हम लोग के वायर में फ्लो करता है, और ये करंट सिर्फ एक ऐसा करंट है जो करंट का कोई भी काम नहीं करता। यानी कि अगर आप चाहें तो इस करंट से आप बिजली पैदा नहीं कर सकते, न ही बल्ब जला सकते। ये सिर्फ एक काम करेगा, ओनली प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसा करंट है जो सिवाय मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के और कोई काम नहीं कर सकता। करंट के जितने भी काम हैं, जैसे मान लीजिए I इक्वल टू V बाई R, तो डिस्प्लेसमेंट करंट ये काम नहीं करेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट P इक्वल टू I स्क्वायर R, डिस्प्लेसमेंट करंट ये काम नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ एक काम करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के अलावा और वो कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पर ये करंट जो डिस्प्लेसमेंट करंट आया, इसकी वजह से वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और कुछ नहीं कर सकता। इसका नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। और यही वो एक लिंक था जो नहीं समझ में आ रहा था कि कैपेसिटर के अंदर जहां पे ऐसे दो पॉइंट जिनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करेगी। अगर मान लीजिए दो आपके पास दीवार है जिनके बीच में कोई वायर नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसके बीच में करंट कैसे फ्लो करेगी, इसको बताया मैक्सवेल ने नाम दे करके डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा करंट की। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था, और जाहिर सी बात है एम्पियर में कोई कमी थी, क्योंकि एम्पियर के हिसाब से अगर I की वैल्यू 0 है, देन करंट भी, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा। लेकिन यहाँ पे I की वैल्यू 0 है, I कहीं नहीं है, इसके बावजूद यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, तो उन्होंने एक नया करंट दिया ID। तो अगर यहां पर एम्पियर लॉ, इसका मतलब ये हुआ कि इनसाइड एम्पियर, इनसाइड कैपेसिटर एम्पियर लॉ डज नॉट होल्ड
गुड। यानी कि कैपेसिटर के अंदर एम्पियर लॉ नहीं काम करता है, तो एम्पियर लॉ में कोई न कोई कमी होगी तभी ये काम नहीं कर रहा है। तो मैक्सवेल ने इस एम्पियर लॉ में करेक्शन भी किया। एम्पियर लॉ अगर आप देखें तो एम्पियर लॉ की वैल्यू होती है कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू जीरो आई। ये एम्पियर लॉ है। तो अगर ये एम्पियर लॉ सही होता तो ये काम करता कैपेसिटर के अंदर भी, मगर यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर ये काम नहीं किया, फेल कर गया। तो मैक्सवेल ने फिर इस एम्पियर लॉ में करेक्शन किया, जिसको हम लोग, अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। यानी कि करेक्शन बाय मैक्सवेल। तो जब ये पता चल गया कि एम्पियर लॉ में कुछ कमी है तो उन्होंने, मैक्सवेल ने इस कमी को पूरा किया बाय एडिंग मैक्सवेल करेक्टेड एम्पियर लॉ by adding a new term displacement current। यानी कि उन्होंने एक नया टर्म जोड़ करके इसको करेक्ट किया, एम्पियर लॉ को, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के तीन रास्ते हो गए। नंबर एक, मैग्नेट। दूसरा, कंडक्टिंग करंट। और एक और सोर्स मिल गया डिस्प्लेसमेंट करंट का, जिसको ये एक नया सोर्स है, न्यू सोर्स, जिसे कि मैक्सवेल ने बताया। तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के तीन रास्ते, ये दोनों कॉमन हो गए किसी मीडियम में, और ये हो गया विदाउट एनी मीडियम, एनी मीडियम। यानी कि एक ऐसा ऐसा करंट जो बिना किसी मीडियम में भी बनता है। यानी कि, और यही रिस्पॉन्सिबल है वायरलेस कम्युनिकेशन में। यानी कि हम लोग के बीच में जो दो मोबाइल्स होते हैं, दो मोबाइल के बीच में जो बातचीत होती है, उसमें किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद बातचीत होती है, उसकी वजह है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब यहां पे हम ये देखते हैं कि मैक्सवेल ने एम्पियर लॉ को कैसे करेक्ट किया, क्या टर्म जोड़ा, कैसे इसको सही किया एम्पियर लॉ को, कि एम्पियर लॉ ऐसी जगह पे भी काम करने लगे जो जहां पे कोई करंट नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ जो आपका है वो ये है, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई। ये एम्पियर लॉ है। और अगर इसको, सॉरी, म्यू जो डॉट जे होता है, जे वेयर जे आपका करंट डेंसिटी है, यानी कि आई बाई ए। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड से हम डॉट प्रोडक्ट लें, मैथमेटिक्स का है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड। तो डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब इज इक्वल टू म्यू जीरो डॉट जे। ये क्वेश्चन है, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो, ये गौर कीजिए, डाइवर्जेंस ऑफ जे माइनस डेल रो बाई डेल टी। ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने बताया था, वेयर डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। हमने बताया था इक्वेशन ऑफ
कॉन्टिन्यूटी से आया, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आया, डेल रो बाय डेल टी। रो क्या है? ये आपका वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी है। ठीक, अब इसको देखिए इक्वेशन नंबर 1, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्योर वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेक्टर की आप एनालिसिस जानते होंगे तो फॉर एनी वेक्टर, वेक्टर ए, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और इस वेक्टर का अगर आप पहले कर्ल लें और इसी वेक्टर का फिर डाइवर्जेंस ले लें तो ये हमेशा 0 आएगा। किसी भी वेक्टर के लिए अगर उस वेक्टर का कर्ल लिया जाए और फिर डाइवर्जेंस ले ले तो ये वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए 0 आएगी। यानी कि इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज बी 0। इन इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी इज ऑलवेज 0। ऑलवेज, ये इक्वालिटी है, ये हमेशा सही होगा। किसी वेक्टर के लिए ये वैल्यू हमेशा 0 होगी। अगर ये वैल्यू हमेशा 0 है, इसका मतलब सीधा हुआ कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी, ये वैल्यू अगर आपकी 0 है, देन डाइवर्जेंस डॉट जे आल्सो बी 0 होना चाहिए। इस इक्वेशन से म्यू 0 डाइवर्जेंस ऑफ जे, ये अगर हमेशा 0 आ रहा है तो इसकी वैल्यू भी हमेशा 0 आनी चाहिए एम्पियर के हिसाब से। अब यहां देखते हैं कि एम्पियर में कमी क्या थी इस इक्वेशन में। तो अगर आप ये देखिए कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू 0 माइनस डेल रो बाई डेल टी, ये आया। डेल रो बाई डेल टी ये 0 कब होगा? 0 व्हेन रो इज कांस्टेंट, यानी कि चार्ज की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रही है, तो ये वैल्यू 0 होगी। बट डेल रो बाई डेल टी इज नॉट 0, ये 0 नहीं होगा व्हेन रो इज चेंजिंग विथ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू तभी 0 होगी, ये हमेशा 0 होगा, और ये वैल्यू 0 तब होगी जब आपका रो कांस्टेंट है, और ये वैल्यू 0 नहीं होगा व्हेन रो इज नॉट कांस्टेंट। अब एक ही इक्वेशन में एक साइड हमेशा 0 हो रहा है, दूसरे साइड में 0 नहीं हो रहा है। ये कमी थी एम्पियर लॉ में, जिसे हम लोग इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, यानी कि एम्पियर लॉ में कुछ कमी। थस इट इज नोन एज इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर लॉ, यानी कि कमी। कि एम्पियर लॉ में एक साइड हमेशा 0 होगा, मगर दूसरा साइड तब 0 होगा जब वो कांस्टेंट हो। अगर कांस्टेंट नहीं है तो 0 नहीं होगा। अब इसी चीज को फिजिकली समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। ये कैपेसिटर है आपका, और ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है एक टाइम वेरिंग चार्जिंग सोर्स से, प्लस माइनस। ये आपका टाइम वेरिंग है, टाइम का मतलब समय के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहां से जो चार्जेस चलेंगे, प्लस हो गया, माइनस हो गया, जो चार्जेस चलेंगे वो चार्ज डेंसिटी जो होगी वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इसके हिसाब से
डेल रो बाई डेल टी इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पर 0 नहीं है, इसका मतलब एम्पियर लॉ यहाँ पे इस साइड में फेल कर गया, क्योंकि वैल्यू अगर अगर ये कांस्टेंट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर कांस्टेंट ना होने की वजह से एम्पियर लॉ फेल कर गया। तो इसको उन्होंने करेक्ट कैसे किया, क्या करके, उसको चेक करें। मैक्सवेल, जेसी मैक्सवेल करेक्टेड the Ampere law by correcting equation of continuity। उन्होंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, थैंक यू।